इसी की आज एक बहुत बड़ी सड़क का पंचायत ने सम्मानित करने का काम किया है। मैं स्टेज संचालक से कहूंगा, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मजदूरों को भी जोड़ने का काम करो, किसान मजदूरी इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को तेज करो। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमारे बीच में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें और उनके साथ भाई हमारे बादली के पूर्व दिनों से किसान बैठे, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। जिस किस्म के कानून इन्होंने बनाए हैं वो किसी किसान संगठनों से पूछ करके नहीं बनाए। सरकार कहती है हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, किसान कह रहे हैं दोगुनी ना करवाते हमने न्यू कह रही हार दो तुम। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्लान नहीं मोदी जी का। अडानी और अंबानी की आमदनी कैसे बढ़े, उनको कैसे फायदा हो, पूरे देश की संपत्ति उनकी तिजोरियों में कैसे जाए, किसान को और ज्यादा कमजोर कैसे किया जाए, मजदूर को और ज्यादा कमजोर कैसे किया जाए, इस किस्म के कानून इन्होंने बढ़ा दिए। और सरकार के प्रतिनिधियों ने 12 दौर की मीटिंग की है। 11 दौर की मीटिंग तो की कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ, और एक मीटिंग अलग हुई थी जो बीच में अपनी बातचीत रखिए भाई नरेश। सबसे पहले पूजा के योग्य मेरे सम्मानित संघ रसरत और रात दिन तपस्या कर रहे और 3 काले कानून के विरुद्ध जो योद्धाओं की तरह, लड़कों की तरह मेरे पूजा के योग्य बुजुर्ग यहाँ उपस्थित है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ इन माताओं बहनों को जो ये भी संघर्ष की प्रतीक है और रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर एक बहन बेटियों की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह संघर्ष में साथ दे रही है मेरी माताएं बहनें। साथियों, आज एक ऐसी हस्ती आपके बीच में और समर्थन देने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को चौधरी देवीलाल किसान मजदूर के मसीहा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे अभय सिंह चौटाला ने किसान भाइयों को अपनी कुर्सी को और अपने पद को ठोकर मारकर किसान भाइयों को आत्मसमर्पण किया है। तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि इस आंदोलन का और इस धरने का और कर्मठ और जुझारू विनोद भाई ने जो ये आह्वान पर धरना दिया, तो मैं विनोद को भी बधाई देना चाहूंगा कि छिटपुट घटनाएं जगह जगह हुई, लेकिन इतना अनुशासन, इतना सौहार्द और प्रदर्शन के अंदर भी इस प्रदर्शन में जो डासा बॉर्डर से परेड, ट्रैक्टर परेड चली थी उसमें अनुशासन देखने को मिला और पूरे हिंदुस्तान में इस सर्व खाप जो यहाँ मौजूद बैठी है और विनोद शर्मा का गोल्डन अक्षरों में नाम लिखा गया है, इस पर भी मैं बधाई देना चाहूंगा और एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि मैं शुरू से एक कार्यकर्ता वॉलंटियर हूँ। चाहे सफेदी बिछो, चाहे टेंट लगो, चाहे गद्दे बिछो, चाहे दरी बिछो, मैं आपका बेटा और आपका भाई हूँ। लेकिन अब ऐसे ने पूरे हिंदुस्तान में किसानों का बेटा और किसानों का साथी होने का परिचय दिया है। और भी भाई अगर कोई इस्तीफा देकर और सत्ता का लालच और कुर्सी को ठोकर मारकर जाना चाहेगा तो उसका भी सम्मान इसी तरह किया जाएगा। जय हो भाइयों की जय हो। नहीं करना जानता क्योंकि मेरे पास खेतरी में मजदूर का बेटा हूं, मैं इसलिए खड़ा हूं। मैंने मजदूरों को कुछ कहना है और आप किसानों को उनको जाके समझाना है। एक कानून बना है जो राठी साहब ने जिक्र किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। वो है क्या? जो एफसीआई के गोदाम हैं, वेयर हाउस के गोदाम हैं, सरकार जब अनाज खरीद करती है उन गोदामों में जाके रखती है। और अभी सरकार करने क्या जा रही है? अडानी के गोदाम बना दिए गए हैं। सरकारी गोदामों को जो मजदूर है
ये डिपो में जो राशन आता है 2 रुपए किलो कणक मिलती है, सारे डिपो खत्म होंगे। 2 रुपए किलो जो आपको दाल मिलती है, वहां पे तेल आता है, राशन आता है, 100 रुपए में गरीब आदमी अपने 1 महीने का राशन लेकर आता है। डिपो खत्म होंगे और सारे के सारे गोदाम खत्म होंगे। फिर गरीब आदमी क्या करेगा? फिर गरीब क्या करेगा? किसान के पास जो छोटा मोटा किसान 1 किले बड़ा, 2 किले, 4, 5 किले बड़ा है, वो तो खेत में थोड़ा बहुत अन्न पैदा करके रोटी भी खा लेगा। पर ये जो गरीब आदमी, इसका क्या होगा? इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये बात आपको गरीबों को जाके समझानी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पहले किसानों को भी नहीं पता था। जब मोदी जी अध्यादेश लेकर आए, किसानों को भी जानकारी नहीं थी। जैसा राठी साहब ने कहा, चौधरी, ये बिल्कुल जो किसान की निशानी है, हलदर प्रतीक है, वो देके भाई वेदपाल ठेकेदार हैं जो भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला को सम्मानित कर रहे हैं। बादली छेजिया भी सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, दलाल से भी हमारे चल बस। गुड़िया खाप के प्रधान भाई विनोद गुड़िया जी, डागर खाप के प्रधान श्री खजान सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के किसान यूनियन के प्रधान श्री वीरेंद्र डागर जी, मेरे साथ में आए हुए पूर्व विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, श्री प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक भाई वाली पहलवान जी, आपके अपने सदा आपके बीच में रह करके एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे पूर्व विधायक नरेश प्रधान जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग, लगातार इस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए हजारों की संख्या में रोज इस ढांचा के बॉर्डर के ऊपर अपना कीमती समय निकाल करके कैसे उन कृषि के 3 काले कानूनों को खत्म कराया जाए, कैसे उनको वापस कराया जाए, इसके लिए इस धरने में रोजाना हजारों की संख्या में आने वाले आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, पहले तो माफी चाहूंगा, समय 2 बजे का दे रखा था, लेकिन मजबूरी होगी। आज मैम 24 की तरफ से भी एक इसी तरह से किसान महापंचायत थी और उसमें हजारों लोग आए थे, सैकड़ों खापों के अलग अलग प्रधान, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। ना चाहते हुए भी वहां 3 बज गए थे। उसके बाद एक कार्यक्रम रोहतक में था, वहां पे भी रुकना पड़ा। रोहतक के बाद एक रास्ते में जो आपको ये डिग्गलवाड़ा टोल पे भी साल खत्म हो गए। डिग्गल टोल पे भी धरना था, वहां पे भी रुकना पड़ा, इसके लिए लेट हो गया। साथियों, इस प्रदेश और देश के अंदर जब पूरी देश और दुनिया में कोरोना की महामारी थी,
हर देश का आदमी ये मानता था कि जहां देश की केंद्र की सरकार इस कोरोना की महामारी से निपटने का काम करेगी, इस महामारी में कोई दिक्कत और कठिनाई ना हो, इसके लिए भी कोई अच्छी योजनाएं बनाएगी। सड़कें थी, उन सड़कों पे भी कहीं कोई इक्का दुक्का वाहन दिखाई देता था, जिस किसी को इमरजेंसी होती थी वो घर से बाहर निकलता था। लोगों में एक बहुत बड़ा भय का माहौल था। उस दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, हमारी प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। अगर मैं उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत और लंबा समय लग जाएगा। गेहूं का घोटाला हुआ, सरसों का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, इसी तरीके से रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। यहां तक भी कि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने जो पीपी की किट डॉक्टरों की खरीदी, कोई मुंह पे लगाने वाला मास्क अगर खरीदा, हाथ में पहनने वाले कोई ग्लव लिए, उनके अंदर भी बहुत बड़ा पैसे का लेन देन करने का काम किया। उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि के 3 काले कानून बनाने का काम किया। जब सब कुछ बंद था तो बहुत सारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, टेलीफोन किया कि हमारे भाई दे रहा था, दूसरी तरफ 3 काले कानून बना रहा था। कानून ऐसे बना दिए कि अगर ये कानून वापिस नहीं हुए तो आने वाले समय में किसान को, जो जिस खेत का मालिक है, उसकी जमीन पे तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो है वो आकर के बैठ जाएंगे, वो उसके मालिक बन जाएंगे, और जो किसान खेती करने वाला है वो मजदूर बनकर के खेती करेगा। इनका कसूर नहीं, इनको घर में काम नहीं करना, काम बना सके। कैसे 2 अपने साथियों को और ताकतवर बनाने के लिए, किसान को कमजोर करने के लिए कानून बनाया। अब लाखों लोग जो पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली के चारों तरफ जितने भी बॉर्डर लगे हुए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहता है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी प्रजाति बना दी उसने, किसान को अपमानित करने का काम किया। शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात का अंदाजा नहीं है। किसान कभी किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। किसान को अपने खेत से ही फुर्सत नहीं है। वो तो जितना समय उसके पास है सुबह से शाम तक, उसमें या तो खेत में जाकर के अपना काम करता है, और या फिर जब गांव में घर में आता है तो फिर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके कुछ ना कुछ सीखता है। उस किसान को, जिसको फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री ने लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बैठाने का काम किया। शायद प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं, किसान पहले किसी को नहीं छेड़ता, और कोई किसान को छेड़ ले तो फिर किसान उसको छोड़ता भी नहीं। अगर इसके लिए तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। एक काम और अगर मोदी कर दे तो फिर हम मोदी के नाम के जयकारे और भी लगा दें। ये कृषि के 3 काले कानून जो बनाए हुए मोदी जी वापस ले ले, हम उसका इस बात के लिए भी धन्यवाद कर दें। अगर वो नहीं वापस ले तो ये कोई नहीं मान के चलिए तुम कि आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा। इसके लिए साथियों, गांव में कमेटियां बनाओ, और कमेटी बना करके हर गांव के 20-20, 30-30 आदमी की ड्यूटी लगाओ, जो हर रोज यहां आकर के अपनी ताकत का एहसास कराए। जितने भी इसके साथ लगते हुए 50-100 गांव हैं, उन सब गांव में से बड़े गांव में उसमें ज्यादा लोगों की संख्या बुलाओ, छोटा गांव उसमें से थोड़े बुलाओ, लेकिन रोजाना ड्यूटियां लगाओ, कमेटियां बढ़ाओ, ताकि तुम्हारी और मोदी जी है उसको सोचने पे मजबूर होना पड़े।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेटियां बढ़ाओगे, राजनीति से ऊपर उठ करके इस काम को करो। आज यही शहीदों की फोटो में भी कैसे देखते हैं इसको? बहुत सारे लोग ऐसे थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ और जगह जगह जब लोग धरनों पे बैठ गए तो कांग्रेस के लोग भी, जेजेपी के लोग भी, कुछ इंडिपेंडेंट विधायक भी उन धरनों में शामिल हुए। मैं भी उन धरनों में गया सब जगह पे, और जब जब भी लोग शामिल हुए उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, और ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा से, लोकसभा से रिजाइन करके आपकी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं जब सिंगू के बॉर्डर पे, मैं जब इस पे टिकरी के बॉर्डर पे गया तो मुझे कुछ किसान संगठनों के साथियों ने भी कहा, और मैंने विधानसभा में पहले ये फैसला कर दिया था। मैंने उस दिन कह दिया था कि मैं 26 तारीख तक इंतजार करूंगा, 27 को रिजाइन कर दूंगा। जो कांग्रेस के लोग कह के आए थे धरनों में जाकर के कि हम रिजाइन करके आएंगे आपको, वो आज किसी धरने में शामिल नहीं हो सकते। बीजेपी और जेजेपी तो जा ही नहीं सकते, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत सारी जगह पे जाके उनको समर्थन किया था। बॉर्डर पे नहीं जा पाया, ना सिंगू पे जा पाया, ना टिकरी पे जा पाया, ना गाजीपुर पे जा पाया। गया तो वहाँ बोल नहीं पाया। बोल इसलिए सकता था कि अगर वो बोलता कुछ तो लोग उससे कहते कि पहले आप इस्तीफा दो। उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है विधायक का पद, राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट है। अब लोगों ने उनसे भी इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए। तो कांग्रेसियों को मेरी वाली बात कैसे पचेगी? मेरी वजह से आज उनके कपड़े पाड़े जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के 31-30 एमएलए जो बचे हुए इनके, वो सारे इस्तीफा दे दें तो ये सरकार कल गिर जाए। पहले जलयुद्ध नायक, अब किसान केसरी की उपाधि दी गई। चोई साहब, जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए। मैं जलयुद्ध नायक भी नहीं बनना चाहता था। नाम मुझे किसी ने कहा तो मैंने उसको इस चीज़ के लिए मना किया। वो लड़ाई भी हमारे प्रदेश के हित की थी। SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। इसके लिए मेन विपक्ष की पार्टी हमारी थी, हमारी जिम्मेवारी बनती थी। हमने उस लड़ाई को बहुत जोरदार ढंग से लड़ा। आज भी जो लड़ाई है वो किसान की लड़ाई है, और मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, जिस व्यक्ति ने किसान के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ दिए थे। जब सत्ता में होते थे तो अच्छे कानून बनाते थे किसानों के लिए। इस देश के अंदर अगर किसान का कर्जा किसी ने माफ़ किया, सबसे पहले लाइन किसी ने खींची तो चौधरी देवीलाल ने खींची थी। इस देश के अंदर ये कहा जाता था कि कर्मचारी के स्वयं किसी को पेंशन नहीं मिल सकती। अगर उसकी भी लाइन किसी ने खींची तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। एक सवाल उठ के खड़ा आता है चोई साहब, जिस तरह अर्जुन चौटाला भी गए, आप भी शुरू से ही संघर्ष रहते हैं। विपक्ष अगर अभय सिंह चौटाला की तरह पूरी ताकत से आता तो बहुत सारी मदद है किसानों की हो सकती थी। ये सवाल आता है। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो आज बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप एक बात पूछिए कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, सुभाष चंद्रा बीजेपी का उम्मीदवार था, तब तुम्हारे कांग्रेस के जो वोट थे वो कैंसिल कैसे हुए? तैने अपना बैलेट पेपर जो खाली क्यों छोड़ा? जबकि उनके हाईकमांड का तो निर्देश ये था कि आप आर के आनंद के पक्ष में वोट डालो। उस वक्त उन्होंने अपने वोट कैंसिल कराए और उस चंद्रा को जिताया जो बीजेपी का कैंडिडेट। तो एजेंट है कि नहीं है बीजेपी का? उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा में ले जाने के लिए बीजेपी से साठ-गांठ करी। बीजेपी वालों को ये पता था कि अगर हुड्डा के छोरे के सामने किसी को चुनाव लड़ा देते, कांग्रेस के 8 वोट ऐसे हैं जो हुड्डा के पक्ष में नहीं पड़ते, कांग्रेस ही हरा देती उसको। तीसरा ये उदाहरण रहा आपके सामने कि अभी विधानसभा का जो सेशन था
उसमें किसान का पक्ष रखना चाहिए था, वहां खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। बजाय पक्ष रखने के, बजाय लड़ाई लड़ने के वॉकआउट करके गए। मैंने उनसे कहा, मैं बोला किसके लिए वॉकआउट कर रहे हो तुम? भी वॉकआउट आदमी तब करता है जब उसकी बात को विधानसभा में कोई ना सुने, उसकी आवाज को कोई दबाना चाहिए। मैं बोला 30 तुम हो और 1 मैं हूं, तुम 30 जैसा ही हूं, एक में कहा तुम आओ बैठो यहाँ, सरकार के हाथ तसल्ली कराएंगे। लंबा आंदोलन लेकिन वहां रुकने की बजाय वहां से भाग गए, तो एजेंट एक नहीं है। लंबा चलेगा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि कमेटियां बना लीजिए, लंबा चलेगा तो अभय सिंह चौटाला का क्या संदेश किसानों के लिए रहेगा? आंदोलन लंबा चलेगा? जब तक आंदोलन चलेगा इसी तरह किसानों की लड़ाई को लड़ूंगा। जी चौधरी साहब, आप हर बॉर्डर पे जा चुके हैं, तो पहले से अब क्या आंदोलन में क्या फर्क देते हैं और क्या मानते हैं कि निर्णायक मोड़ पे खड़ा है आंदोलन अब? जब से भाजपा ने इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी, हाँ जब उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा, हाँ आंदोलन के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, और जब और कोशिश करेगी बीजेपी इस तरह की, आंदोलन और मजबूत हो किसानों की जाएगा। जीत होगी, आश्वस्त है? हर हालत में किसान हारे ही नहीं आज